चलिए, आज का जो एक्ट है, मतलब एक्ट नहीं, बेसिकली ये कोड है। ये क्या है बोलिए? कोड है। पहले बात, इसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। ठीक है, आज का क्लास में पूरा ही एक्ट बता रहा हूं, मतलब पूरा ही कोड बता रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ एकदम मेजर्स जैसे होता है ना पढ़ने का, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो कोड का नाम क्या बोलिए? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अब एक चीज याद रखिएगा, नाम क्या है बोलिए ना? इंसॉल्वेंसी, उसके बाद बैंकरप्सी कोड। कौन सा ईयर में आया है? 2016। अब एक चीज याद रखिएगा, जिस जिस जगह कोड यूज होता है, कोड CODE, इसका मतलब होता है कि जितना भी कानून है सबको मिला के एक ही एक्ट बनाया गया, एक ही कोड बनाया गया, इसीलिए उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। जिस तरह क्रिमिनल में, क्रिमिनल के लिए जो एक्ट फॉलो होता है, एक्ट नहीं है, क्या है बोले तो इंडियन पेनल कोड, यानी कि इस पूरे देश में जितना भर का क्राइम है और उस क्राइम से रिलेटेड जो भी सजा है वो सब यहीं आके मिलेगा। उसी तरह से इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड एक ऐसा एक्ट है, तो ये बताता है कि इंडिया में जितना भी लॉ है रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी, इंडिया में जितना भी लॉ है रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब समझते हो? इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है, देखो पहला बात एक चीज समझो, इंसॉल्वेंसी एक तरह का सिचुएशन है, स्टेट है। क्या बोलो? सिचुएशन है, स्टेट है। इंसॉल्वेंसी का सिंपल सा मतलब होता है व्हेन योर लाइबिलिटी इज मोर देन योर एसेट्स एंड सच लाइबिलिटी you are not able to repay। डन है अच्छी तरह से? पॉइंट समझिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या बोलता है? सबसे पहले हम लोग वर्ड समझेंगे कोड को। कोड का मतलब होता है टोटल ऑफ ऑल लॉज, टोटल ऑफ all laws related to what बोलिए? इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या सीखे आप? कि जहां पे लाइबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है एसेट से। इसका मतलब ये नहीं कि लाइबिलिटी ज्यादा है तो एसेट कम है तो आप इंसॉल्वेंट हो रहे, बट लाइबिलिटी तो ज्यादा है और दूसरा क्या कंडीशन है? यू आर नॉट एबल टू रिपे इट, तब जाके आप एक टाइटल लेते हो अपने ऊपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन। डन है? अब यहां पे एक और वर्ड यूज किया हुआ है, बैंकरप्सी। दोनों का ही मतलब इक्विवेलेंट होता है, लेकिन ये दोनों को हम लोग टेक्निकल वर्ड्स बोलते हैं और यूज करते हैं प्रॉपर सिचुएशंस पे। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट्स, अगर एक कॉर्पोरेट इनकेपेबल होता है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। यानी कि वो किस पे, क्या बोलो? इंसॉल्वेंसी पे। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल, मेरे जैसा, हम पेमेंट नहीं कर पा रहे, ठीक है, या फिर एक फर्म, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैंकरप्ट हो गए हैं। डन है अच्छी तरह से? वंस मोर ध्यान से देखिए, इंसॉल्वेंसी क्या है? एक सिचुएशन है, आपने बोला। हाँ, ये एक सिचुएशन भी है और एक टेक्निकल वर्ड्स भी है जो हम यूज करते हैं। कंपनी अगर पेमेंट नहीं कर पाए तो आप क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। ठीक है, अगर हम पेमेंट नहीं कर पाए लायबिलिटी का तो मेरे को क्या बोलोगे? बैंकरप्ट। डन है अच्छी तरह से? तो ये कोड दोनों ही लॉ को बताता है रिलेटेड टू व्हाट? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं एक इंडिविजुअल का सिचुएशन जब वो पूरा बैंकरप्ट हो जाता है, एक फर्म का सिचुएशन जब वो पेमेंट नहीं कर पाता है, और एक कॉर्पोरेट्स का सिचुएशन जब वो पेमेंट नहीं कर पाता है। कॉर्पोरेट्स मतलब कंपनीज,
LLPs, बॉडी कॉर्पोरेट। और हमारे सिलेबस में ना इंडिविजुअल का पढ़ना है ना फर्म का पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना किसका है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्पोरेट्स का। सबसे मजेदार बात यह है कि ये आंख बंद करके आपके पेपर में 10 मार्क्स होल्ड करता है, ये अकेला कोड 10 मार्क्स। ठीक है, एज यूजुअल मैं वही टॉपिक पहले पढ़ाता हूं जो ज्यादा वेटेज रखता है एग्जाम्स में। ठीक है, 10 मार्क्स मतलब आप ये मत सोचना कि इस साल देगा इस साल नहीं देगा, ये एक अलग सेक्शंस में आता है और ये देना मैंडेटरी में होता है, यानी कि ये आंख बंद करके आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोड एंड वेटेज के हिसाब से आपका इंस्टीट्यूट भी इसको 10% दिया है। जैसे कि आपका पूरा कंपनी लॉ, आपका पूरा कंपनी लॉ बेसिकली 60 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें से 10% ये होल्ड करता है। तो सर इसको कंपनी लॉ के अंदर क्यों रखा गया? कंपनी लॉ में एक अलग चैप्टर है जिसका नाम है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप क्या होता है? वाइंडिंग अप एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कंपनी को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। वाइंडिंग अप का रीजंस क्या होता है? व्हाट आर द रीजंस फॉर वाइंडिंग अप? पहला रीजन था अगर कंपनी हो चुका है इंसॉल्वेंट तो उसको क्या कर दिया जाता था, बंद। तो कंपनीज एक्ट 2013 में अगर कोई कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी LLP, बेसिकली ऐसे समझो, हम लोग कंपनी लेके समझते हैं, अगर इंसॉल्वेंट होता तो क्या कर दिया जाता था, बंद। यानी कि कोई भी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता था, तुम बंद होगा। तुम इंसॉल्वेंट हुआ, तुम क्या होगा बोलो, बंद होगा, वाइंडिंग अप होगा। और वाइंडिंग अप मतलब तुम इंसॉल्वेंट, वाइंडिंग अप होगा, थोड़ा देर में कौन आ जाता था, लिक्विडेटर। और तुम्हारा अब होने वाला रहता है क्या बोलो, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन एक प्रोसेस है जहां पे एसेट्स को बेच के लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है, और जो इंसान एसेट बेचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडेटर। ये 2013 से चला आ रहा था, लेकिन लॉ रियलाइज किया कि आप लोग अगर ऐसे ही सब कुछ बंद करने लगेंगे तो प्रॉब्लम होगा। कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान इंसॉल्वेंट होता है, कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान बैंकरप्ट होता है। तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कोड बनाया जिसका नाम क्या रखा बोलो, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016। इसमें ये तुरंत बंद नहीं करता है, इसमें तुरंत बंद नहीं होता है, इसमें आपको इलाज के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, इलाज का टाइम होता है, कितना दिन तुम्हारे ऊपर काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले मैं आपको सिचुएशन बताता हूं, हमारे सिलेबस में क्या बोलो, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स, तो हम लोग कॉर्पोरेट्स का पढ़ेंगे। ठीक है, सारा टेक्निकल वर्ड्स वही रहेगा। अब ध्यान से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अगेन यहां पिक्चर में आने वाला है, अगेन क्या, बैंक। ठीक है, अब देखिए, सपोज करिए एक कंपनी है जिसका नाम है, क्या बोलिए, AB लिमिटेड। अगेन बैंक, बैंक जो है इसको दिया, क्या बोलो, लोन। बैंक क्या दिया इसको बोलो, लोन। डन है। अब जब बैंक इसको लोन दिया, किसको लोन दिया, AB लिमिटेड को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोन मिला, एक तरह का लायबिलिटी है, लोन चला। अब कंपनी लिया किससे लोन बोलो, बैंक से। अब कंपनी का और भी तो क्रेडिटर होता है, कंपनी का और भी तो क्रेडिटर होता है। इस बैंक को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर, इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर। डन है अच्छी तरह से। अच्छा, अब AB लिमिटेड को एक माल बनाने के लिए गुड्स चाहिए क्रेडिट पे, तो वो एक सप्लायर है जिसका नाम है, सपोज करो राजू, ये कौन है बोलो, सप्लायर है। ठीक है, इससे वो गुड्स लिया, क्या लिया बोलो, गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स ऑन क्या लिया बोलो, क्रेडिट। बहुत जल्दी आ गए आप लोग। गुड्स ऑन क्रेडिट लिया, क्या लिया बोलो, गुड्स ऑन क्रेडिट। डन है। अब ये जो गुड्स ऑन क्रेडिट लिया, अब हम तुमसे एक चीज पूछते हैं, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। गुड्स किस पे लिया, क्रेडिट है। क्या ये
कंपनी के लिए लायबिलिटी है कि नहीं है? ये भी तो लायबिलिटी है। तो इस तरह के क्रेडिटर को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर। क्या बोलते हैं बोलिए? ऑपरेशनल क्रेडिटर। डन है अच्छी तरह से? आप लोग कौन सा कोड पढ़ रहे हो बताओ? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि इंसॉल्वेंट अगर हो जाता है कंपनी तो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सिचुएशन समझो। बैंक क्या दिया? लोन। किसको दिया? एबी लिमिटेड, एक कंपनी को। लोन कितना का दिया? सपोज कर लो लोन का अमाउंट हम रख देते हैं 10 करोड़। ऑब्वियसली कंपनी फ्री में तो नहीं दिया, मतलब बैंक फ्री में तो नहीं दिया होगा। क्या लिया होगा इससे? वेरी गुड, सिक्योरिटी लिया होगा। अगर तुम लोग सरफेसी को याद करोगे, अगेन सेम लॉजिक, फाइनेंशियल असिस्टेंस, सिक्योर्ड एसेट्स। आज मैं दोनों को कनेक्ट कर दूंगा आपके सामने, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अब क्या हुआ, गुड्स जब वो उससे लिया, गुड्स का दाम था कितना बोलो? 4 लाख। ये स्टोरी है, मेरे को एक बार रिकैप करने दो। कंपनी क्या लिया? लोन। वो उसको क्या दिया? सिक्योरिटी। और राजू से क्या लिया? गुड्स ऑन क्रेडिट। कंपनी में ये लोग भी तो रहते हैं, इनका नाम होता है, एम्प्लॉय भी तो होते हैं जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं। और अगर आप उनका भी पेमेंट नहीं देंगे तो वो भी क्रेडिटर बन जाएंगे। नहीं समझे? आप एम्प्लॉय का पेमेंट नहीं दे रहे हो बहुत दिन से, क्योंकि आपका कमाई नहीं हो रहा है, वो भी तो एक तरह से आपके लिए क्रेडिट, मतलब क्रेडिटर ही ना हुआ है, उसको पेमेंट बनता है कि नहीं? तो उनको भी कैटेगरी में रखता है। कौन से क्रेडिटर का? ऑपरेशनल क्रेडिटर का। अब सुनो ध्यान से, प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे को यहाँ पे तुम बताओ कितना पार्टी तुमको दिख रहा है? भैया यहाँ पे दिख रहा है पहला पार्टी, दूसरा पार्टी, तीसरा पार्टी और चौथा पार्टी। पार्टी मतलब लोग, कितने लोग तुमको पिक्चर में दिख रहे हैं? 1 2 3 4 लोग हम लोग कंसिडर किए। द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर इज एबी लिमिटेड क्या हो गया? फेल्स टू रीपे द लोन। लोन भी रीपे नहीं किया एज यूजुअल। 4 लाख का जो गुड्स लिया था क्रेडिट पे वो भी रीपे नहीं किया, और एम्प्लॉय का सैलरी भी क्या हो चुका है? बंद हो चुका है देना। डन है अच्छी तरह से? अब हम तुमसे सवाल पूछते एक ठो, क्या एबी लिमिटेड इंसॉल्वेंट हो गया है? द आंसर इज यस, क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है दैट यू आर नॉट केपेबल टू पे द डेट। ठीक है, अब सुनो, अब आइदर बैंक या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कोई भी इंसान जाके उसके नाम पे एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि एबी लिमिटेड क्या हो चुका है? इंसॉल्वेंट। लेकिन तुमको पता है कौन ज्यादा इंटरेस्ट लेगा फाइल करने में? कौन ज्यादा इंटरेस्ट लेगा? फाइनेंशियल क्रेडिटर ही लेगा, बैंक ही लेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है उसका अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि वही ज्यादा प्रॉब्लम में। क्योंकि ऑपरेशनल क्रेडिटर ना गाली दे देगा तुमको, आपसे माल नहीं बचेंगे भाई, यहां से ये सब चलेगा। लीगल एक्शंस पे सीरियसली वो नहीं उतरेगा। समझ आ रहा है? एम्प्लॉय लड़ेगा, मेरा राइट मार दिया, ये मार दिया, मेरा हक नहीं दिया, मेरा पैसा नहीं दिया, ये बोल के रहेगा। एक्शन लेगा एक ही इंसान, कौन बोलो तो? बैंक। अब पॉइंट है कि बैंक से पूछेंगे हम लोग, भाई तू कहां जाएगा? आईबीसी जाएगा? किसको पहले टान के तुम कहां ले आएगा? सरफेसी में। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? अब ध्यान से सुनो, अभी हम लोग आईबीसी में, तो आईबीसी पे फोकस करते हैं। ठीक है, अब कंपनी लोन रीपे नहीं किया, अब कंपनी को डाल दिया जाता है एक स्टेट में जिसको हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंट के स्टेट में। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंसॉल्वेंसी क्या है? एक सिचुएशन है जहां पे लायबिलिटी ज्यादा हो जाता है एसेट से, एंड यू आर नॉट एबल टू रीपे इट।
समझ आ रहा है? आप पेमेंट नहीं कर पाते हो। इंसॉल्वेंसी आप वर्ड यूज करते हो किसके लिए बोलो तो? कॉर्पोरेट्स, कंपनी, एलएलपी, इसके लिए। और बैंकरप्सी किसके लिए यूज करते हो? इंडिविजुअल्स के लिए। जैसे हम पैसा नहीं दे पाए तो मेरे को क्या बोलोगे? बैंकरप्ट। सॉरी, इंटर में तो अभी इंसॉल्वेंट बोलते थे। ज्ञान उस समय वहां तक था, अब तो ज्ञान बढ़ रहा है। ठीक है, तो बैंकरप्ट, अगर हम नहीं दे पाए तो मेरे को क्या बोलोगे? सर आप बैंकरप्ट हो गए। कंपनी नहीं दे पाया तो यू आर इंसॉल्वेंट। डन है अच्छी तरह से? अब कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुका है, अब क्या होगा भैया? अब बताओ क्या होगा? अब सुनो, अब कुछ नहीं होगा, बैंक लेगा एक्शन। बैंक लेगा एक्शन। अब बैंक से हम पूछेंगे भाई क्या एक्शन लेगा? देखो आप अब दिमाग दौड़ाओगे, सर आइदर बैंक एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट करेगा, सिक्योरिटी भी है ना उसके पास, उसको बेचेगा, वहां से पैसा लेगा, या फिर सारा कुछ थमा देगा किसको? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, है कि नहीं? अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था, बैंक के पास तो टाइम नहीं है रिकवर करने का सब कुछ, बैंक के पास तो रिकवर करने का टाइम नहीं है ना, तो एक आदमी को अपॉइंट कर देता है जिसका नाम क्या रहता है? ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये क्या करता है? बैंक से सारा सिक्योरिटी ले लेता है और ये अपना काम में अपना हिसाब से लेता है। अगर ARC को दे दिया तो ARC भी क्या बन जाएगा? फाइनेंशियल क्रेडिटर। ARC भी क्या बन जाएगा? फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब ARC अपने वे में ट्राई करेगा, जब उसको लगेगा तुम साला सुधर नहीं रहा है, अब वो लेगा एक्शन। अब वो क्या लेगा? एक्शन। देखो ARC के पास आने से इसका मतलब ये नहीं होता तुम बच गए। जो बैंक करता वो कौन करेगा? ARC करेगा, बचे कुछ नहीं हो तुम। बैंक बोला हम नहीं लेंगे हेडेक, तुम संभाल। समझ आ रहा है? अब ARC बन गया क्या? फाइनेंशियल क्रेडिटर। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? अब ये जो बैंक ARC को दे दिया, ARC बन गया फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब ARC डिसीजन लेगा कि उसको क्या करना है, लेकिन हम तुमको एक बात बता देते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करो। इंडिविजुअल होता तो वो ले जाता DRT में, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में, क्योंकि ये क्या है? कंपनी है। कंपनी का सारा मैटर NCLT में जाएगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में ही केस होगा। लेकिन केस करने से पहले ये पूरा कोशिश करेगा कि इसका एसेट निकले, रिकवरी हो, सब हो, मतलब बिना केस के बाहर जितना वो कोशिश कर सकता करेगा, मेजर्स, पोजीशन सब नौटंकी करेगा। जब नहीं होगा तो वो केस फाइल कर देगा कहां पे? NCLT के पास। डन है अच्छी तरह से? अब सुनो, पहले क्या होता था? तुम इंसॉल्वेंट हो गया ना, चलो चलो बंद हो जाओ, वाइंड अप, मर गए तुम, खत्म। जैसे कोई तड़प रहा है, ठीक है, कोई गिर गया, मर जाओ तुम, थोड़ा देर में सांस जाएगा, रुकते हम लोग क्या करते हैं? हॉस्पिटल ले जाते हैं। अगर किसी को तुम देखो एक्सीडेंट हुआ, तुम देख रहे हो उसका सांस चले, मर तो जाएगा, रहते थोड़ा देर, एक बार में उठाएंगे, एकदम निमतल्ला में ले जाएंगे डायरेक्ट। तुम उसका क्या करते हो? नॉर्मली उसको लेके एक बार के लिए हॉस्पिटल, कोशिश तो करते हो ना कि कोई इंसान बीमार हो रहा है ना, भगवान बुला रहा है, ऐसे तो नहीं करते ना, ट्रीटमेंट तो करते हो ना। तो उसी तरह से इस कंपनी का ट्रीटमेंट करने हम लोग ले जाएंगे एक हॉस्पिटल जिसका नाम क्या है? IBC कोड। IBC कोड क्या बोलता है? ध्यान से सुनो, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड दो ऑप्शन देता है। इसमें दो ऑप्शन है। पहले इंसॉल्वेंसी प्रोसेस होगा, क्या होगा बोलो? इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। इसी प्रोसेस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CIRP। क्या बोलते बोलो? CIRP। CIRP मतलब कॉर्पोरेट, बोलो, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। क्या बोलते बोलो? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। क्या होता भैया? ये यहां पे कंपनी को ठीक करने का पूरा कोशिश किया जाता है। भैया कितना दिन में ठीक करेगा इसको, कितना देर रखेगा? यहाँ पे कंपनी को दिया जाता है कितना दिन बोलो? 180 डेज। 180 डेज पूरा कोशिश किया जाएगा, पूरा कोशिश किया जाएगा कि रिवाइव करे, जिंदा रहे, वेंटिलेटर सब लगाएंगे इसके ऊपर, जिंदा बचा के निकाले बस इसको। ऐसा नहीं कि चलो बंद हो गया, पूरा कोशिश किया जाएगा। पूरा करेगा कौन? हम बता रहे, सब बता रहे। एक्ट बहुत एकदम समुद्र जैसा, 59 सेक्शन पढ़ना है हम लोगों को। एक्ट में खुद अकेला 252 सेक्शन है,
ठीक है, वो तो अच्छा है कि बच गए तुम लोग, तो आप लोग नहीं बचे, आएगा। ठीक है, तो आप लोगों का एक सिंपल सा लॉजिक है कि इसमें अभी ये आईबीसी क्या बोलो, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। पहले आईबीसी कोड 2 ऑप्शन देता है। आईबीसी कोड कब आया था बोलो? और तुमको पता है कंपनीज एक्ट पहले 2016 के पहले कंपनीज एक्ट एक ही ऑप्शन देता था, वाइंडिंग अप करो और क्या कर दो, लिक्विडेट, नो सेकंड मौका, कहीं कोई इंसॉल्वेंट हो बंद कर दो। समझ आ रहा अच्छी तरह से। लेकिन कोड आने के बाद कितना ऑप्शन मिलता है? 2। पहले 180 दिन उस पे काम करेंगे, ढूंढेंगे तरीका कि उसको कैसे रिवाइव करे, कैसे उसको गोइंग कंसर्न में कन्वर्ट करे वापस से। कैसे हो सकता है कि ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए कि उठ जाए, समझ आ रहा है? कुछ तो हो सकता है, कुछ तो ऐसा कर सकते हो उसके साथ कि वो रिवाइव करे। 180 डेज तो ठीक है, देंगे ही देंगे, अगर जरूरत पड़ा तो 90 डेज और मिलेगा। जरूरत पड़ा मतलब क्या, एनसीएलटी को लगा हाँ भाई रिकवर हो रहा है, होप है, उम्मीद है, जैसे डॉक्टर क्या बोलता है, कोशिश करने के बाद 5-6 दिन आप घर ले जाइए अब, जब तक टान ले, ठीक है। लेकिन अगर लग रहा है ओके ठीक हो रहा है और रखते ना, ठीक हो करके भेजेंगे, वैसे ही इसका हाल है, 90 दिन और। लेकिन तुम लोग बोलेगा ज्यादा दिन मत रखना, पैसा नहीं है, तो 180 प्लस 90 कितना हुआ? हाँ 270 डेज। कितना हुआ बोलो? 270 डेज। पूरा बोलता है लॉ, तुम जितना भी रखना रख लो, लेकिन देख लो मेरे पास इससे ज्यादा पैसा नहीं है, 330 डेज से ज्यादा हम नहीं सह पाएंगे। समझ आया? ये सर ये तो चीटिंग है, डायरेक्ट बोलो 330 डेज। 330 डेज बोलना तो पूरा समय का पुण्य उपयोग करेगा। तुम लोग अगर बोल दे 330 दिन है, तुम तो फिर से वही 325वां दिन में एक्शन लेना चालू करेगा। तो लॉ ऐसा समझता है, लॉ टाइम बाउंडेशन करता है कि मैक्सिमम टाइम कितना है, नहीं 180, मैक्सिमम टाइम ही 180 है रिवाइवल का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ सिचुएशन हुआ तो 90 डेज प्रोवाइड हो सकता है, और पूरा लीगल प्रोसीडिंग लेके सब कुछ खत्म हो जाना है 330 दिन। ये देखो 180 प्लस 90 डे 270 दिन सबके लिए, और हम लोगों को वार्निंग देता है 330 दिन से अंदर का पेंडिंग हुआ केस तो देख तेरे ऊपर कॉस्ट लगा देंगे। वकील लोग बहुत बहाना करता है, जैसे मेरा 3-4 मैटर है, ठीक है, तो एक जगह बोल देना हम बीमार है, जूनियर को भेज के, कभी आई ऑपरेशन, कभी लेटर है, ऑफिस में लस्सी पी रहे, ऐसा होता है क्योंकि पेपर ड्राफ्ट तो होता है ना, माइंड स्टेट। अब एक केस को एक दिन में तुम कितना आर्ग्यूमेंट कर पाएगा, 1-2, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएगा, तो वो प्रॉब्लम में। समझ आ रहा है? तो हम लोग ऐसे कर करके टाइम लेते हैं। आज हम छुट्टी लिए, नेक्स्ट दिन वो वकील छुट्टी लेगा, नेक्स्ट दिन जज भी छुट्टी लेगा, छुट्टी करते करते इसीलिए केस बढ़ता है। जिस दिन हम प्रेजेंट उस दिन मेरा सामने वाला प्रेजेंट नहीं है, जिस दिन वो प्रेजेंट उस दिन हम प्रेजेंट नहीं है, जिसमें हम लोग दोनों प्रेजेंट है जज ही प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे कर करके जितना भी हो, कितना दिन मैक्सिमम 330 डेज। लेकिन सुन लो कोर्ट बोल देता है 180 दिन, मतलब 180 दिन। बहुत ही स्पेशल केस हुआ तो वो 90 दिन देता है, इतना टाइम नहीं लगाता। समझ आ रहा है? इतना टाइम वो नहीं लगाता। और पॉइंट क्या पता है, ये 330 दिन मतलब तुम बिलीव करो इसी में वाइंडिंग अप भी कर देगा। वो क्या कर देगा? नहीं सर आप बोले नहीं होगा, सुनो पहले कोशिश कर रहे हैं ना, कोशिश किए ना बचाने का, नहीं बचा पाए, प्लान नहीं सक्सेसफुल हुआ। क्या सक्सेसफुल नहीं हुआ बोलो? प्लान। बोलो प्लान, ये याद है रखना। क्या सक्सेसफुल नहीं हुआ? प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो बेटा तेरा समय आ चुका है, चलो दफनाए, दफनाने का तैयारी करेंगे। उसके साथ क्या होने वाला है बोलो? लिक्विडेशन होने वाला है उसके साथ। उसके साथ क्या होने वाला बोलो? लिक्विडेशन होने वाला है। तो जैसे कंपनीज एक्ट तुम अगर नोटिस करोगे तो पहले ही डायरेक्ट बोलता था बंद करो लिक्विडेट करो, ये तुरंत नहीं बोलता है, वो कोशिश करता है क्या करने का बोलो? रिवाइव करने का। 180 देखो 180 डेज में प्लान्स आएगा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी ही कोशिश करेगा, आउटसाइडर लोग भी कोशिश करता है। हम तुमको एक फैक्ट बताते हैं, सपोज करो इस बच्ची का कंपनी डूब रहा है, हम एक दूसरे कंपनी है, हम सोच रहे हैं कि हम पैसा दे के सारे क्रेडिटर को खरीद ले और हम उसको टेक ओवर कर ले। ये भी एक प्लान ही है, ये भी एक प्लान हुआ है कि नहीं? दूसरा प्लान हो सकता है इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट अटका हुआ है जिसका पेंडिंग केस चल रहा है, वो बोलती है वहां से मेरा 40 करोड़ रुपए आएगा, जज को प्रूफ कर दी, देखिए आप लड़िए ठीक से वो केस में, 40 करोड़ हम पहले दे देंगे, तो वो भी एक प्लान हुआ।
समझ आ रहा है? ये ऐसा ही होता है, प्लान बनता है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारा प्लान्स बनता है रिवाइवल का, कि कैसे बचा पाए इसको, कैसे एडजस्ट कर पाए। अब हम लोग देखते हैं कि कंपनी को, अगर हम कंपनी का कुछ जगह पैसा अटका हुआ है, बहुत जैसे बड़े बड़े कंपनीज में पैसा अटका के ही काम होता है, ठीक है। दिवाली में सबको फोन जाता है, दिवाली आने से पहले तेरा माल पड़ा, उसका माल पड़ा है, सब ऐसे ही पूरा रोल ओवर करता है। हम लोग अगर कोई बिजनेस करते क्या करते हैं, रोल ओवर बिजनेस होता है, अपना पैसा घर का थोड़ी ना लगाते हैं। क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? तुम बेवकूफ अगर तुम अपना पैसा लगा के कर रहा है, अपना पैसा घर का लगा के कोई धंधा नहीं करता है। धंधा होता है कैसे, इसका पैसा जो मेरे को मिलेगा, हम इसी पैसा को किसी और पे लगाए, ऐसे करके घर को उठा के गहना बिजनेस करेंगे। तुम पागल है, ऐसे धंधा नहीं होता है। डन है क्या? तो सही बोल रहे ना भाई, सब लोग को आइडिया होगा। डन है ये पूरा। तो आईबीसी क्या प्रोवाइड करता है, कितना स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है? दो। एक बोलता है क्या करना है, बोलो पहले हम इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में बहुत सारा प्लान्स लाया जाता है। क्या लाया जाता है? प्लान्स। और अगर वो प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो तुम रिवाइव हो जाओगे, नहीं होगा तो क्या हो जाओगे? लिक्विडेशन। क्या होगा? लिक्विडेशन। मतलब सारा डिसीजन कितना दिन में ले लेना है? 330 डेज में, चाहे तुम रिवाइवल हो या लिक्विडेशन पे जाओ, सारा डिसीजन इसी पे आ जाएगा। अब ऑब्वियसली अगर 180 270 दिन में तुम रिवाइव नहीं कर पाए तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? लिक्विडेशन। उसके लिए अलग थोड़ी ना 180 दिन देंगे, बोलने में लिक्विडेट, बस खत्म। नहीं समझा? बोलना है खाली बाबा, करके नहीं खत्म कर देना। लिक्विडेशन आसान नहीं होता है, एक दिन में एसेट बिक जाएगा। तुम अपना पुराना बिल्डिंग बेच के दिखा दो जल्दी, बिकने में आंसू आने लगेगा कोई, और कभी वो कुछ दाम बोले कुछ और दाम, ऐसे होता है। समझ आ रहा है? जज खाली बोलेगा लिक्विडेट, बस डिसीजन डन, लिक्विडेट डन है अच्छी तरह से। तो ये वाला एक स्टेटस है बच्चा, ये वाला पूरा स्टेटस है। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? हम लोग सिंपल सा पढ़े इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। कब आया था बेटा? 2016। कोड का मतलब क्या होता है? जितना भी कानून है रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी, अब कहीं और नहीं जाना, इसी को पढ़ो। चाहे तुम एक कंपनी हो तब भी इसको फॉलो करो, एक इंडिविजुअल हो तब भी फॉलो करो, फर्म हो तब भी फॉलो करो। डन है? अच्छा, इंसॉल्वेंसी क्या है? एक सिचुएशन, एक स्टेट है, सिचुएशन है जहां पे लायबिलिटी ज्यादा हो जाता है एसेट से और आप कैपेबल नहीं होते उसको रिपे करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या पढ़े? एक बंदा लोन दिया बैंक को, मतलब सॉरी बैंक दिया लोन उसको, वो फेल टू रीपे हो गया तो वो इंसॉल्वेंट हो गया। और दो तरह के क्रेडिटर आपके दिमाग में आएंगे, एक हो गए फाइनेंशियल क्रेडिटर और एक हो गए ऑपरेशनल क्रेडिटर। ये सारा वर्ड्स का काम आने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप अभी जैसे जैसे क्लासेस करोगे आपको क्लियर होगा। अब देखो, एक तो होता है ज्ञान, जो जरूरत बकवास का नीड नहीं है, अजीब अजीब ज्ञान है। क्यों आया, क्या हुआ था, पहले क्या था, आज क्या है, नहीं जरूरत है। 2016 में आ गया है, आज 2023 है, हमको नहीं जानना क्यों आया। तुमको रिसर्च करना है, पढ़ाना है? नहीं। तो हम लोगों को सिर्फ क्या पढ़ना है? कोड, जो एक्चुअल में लॉ क्या बोलता है। ठीक है, इवोल्यूशन कहाँ से पैदा हुआ, ये सब का नीड इसमें नहीं है। डन है क्या? सिंपल सा बात है, नीड होता अगर हम लोग 2017-18 में एग्जाम दे रहे होते। 2023 में अगर हम अभी कंपनी अभी 9056 बताएंगे तो हो गया फिर। ठीक है, क्यों आया, क्या था, वो एक बार हो जाता है, 5 मिनट में जज देना। और द मेन रीजन हम तुमको बताते ये कोड आया जस्ट बिकॉज कि बहुत फैला हुआ केसेस हर जगह हो रहा था। ठीक है, अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये वाला समझ आया बेटा? 2 प्रोसेस में डिवाइड होता है। ठीक है, अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर। क्या पढ़ने वाले बोलिए? स्ट्रक्चर ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। स्ट्रक्चर ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। यहां पे आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? आपको सारा चीज पता चलेगा कि आईबीसी के अंदर क्या क्या आता है क्या नहीं है। ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका नाम है IBBI। फुल फॉर्म जानते हो? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। जिस तरह सेबी है, सुने हो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब एक चीज याद रखिएगा,
ये जो आईबीबीआई है ये भी एक क्या है बोलो, बोर्ड। ये भी एक क्या है बोलो, क्या है बोलो, बोर्ड। अब ये क्या बोर्ड है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी कि इस देश में जितना भी इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, जितना भी बैंकरप्सी रिलेटेड मैटर है, उसको सारा गवर्न कौन करेगा, आईबीबीआई बोर्ड। डन है अच्छी तरह से। तो ये खुद में एक बोर्ड है। इसका कैटेगरी में क्या क्या आता है, ये क्या है एक्चुअल में, ये एक तरह से आप इसको लेजिस्लेटिव बॉडी भी बोल सकते हो। लेजिस्लेटिव मतलब जानते हो, जो कानून बनाता है, लॉ बनाता है। तो आईबीबीआई लॉ बना सकता है रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, इसी के ये लेजिस्लेटिव बोर्ड में भी आता है। दूसरा ये आ सकता है आपका कौन से कैटेगरी में बोलिए, एग्जीक्यूटिव के कार्य में, क्योंकि ये लॉ बना रहा है तो इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। और ये बंदा आ सकता है क्वासी जुडिशियल के कैटेगरी में भी। जुडिशरी होता है ना, जुडिशरी, तो जुडिशरी पूरा नहीं बोलते, क्वासी बोलते। क्वासी मतलब आधा। जैसे इसके पास पावर है, ये बुला सकता है, इसके पास पावर, ये डिसीजन भी दे सकता है। जैसे कोर्ट बुलाता है ना, समन इशू करता है ना, उसी तरह ये भी समन इशू कर सकता है। डन है। तो ये एक बॉडी है जो रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट व्हाट, रेगुलेट द मैटर्स रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। ये समझा पा रहे अच्छा से, क्लियर है ना। तो ये बॉडी है, इसका काम ही रेगुलेट करना, ठीक है। तो एक नंबर 1 स्ट्रक्चर हुआ जिसका नाम क्या बोलो, आईबीबीआई बोर्ड। यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि तुम आईबीसी के अंदर कौन कौन से बॉडीज है जिसको तुम जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब तुम नहीं जानोगे कुछ भी आगे का लॉ समझ नहीं आएगा पढ़ के भी। अच्छा, दूसरे साइड जो बॉडी आ रहा है, दूसरे साइड मतलब और जो बॉडी आ रहा है, ये पहला कौन हुआ, पहला कौन हुआ बोलो, आईबीबीआई। दूसरा बॉडी होता है एए। स्ट्रक्चर में आएगा कौन सा बोलो, एए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्या बोलेंगे इसको, एडजुडिकेटिंग, क्या बोलेंगे बोलिए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इसको क्या बोलेंगे आप, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी समझने के लिए इसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कितना पार्ट में डिवाइड करना है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, 2 पार्ट में। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब ये होता है ऐसा कौन सा पार्टी है जो एक्शन, मतलब जिसके अगेंस्ट हम लोग एक्शंस ले सकते हो, किसके पास ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको डिवाइड करना है अपने आप को 2 पार्ट में। आइदर आप क्या हो सकते हो, कॉर्पोरेट हो सकते हो, या फिर आप क्या हो सकते हो बोलो, इंडिविजुअल हो सकते हो, या फिर फर्म हो सकते हो। डन है अच्छी तरह से। अगर आप एक कॉर्पोरेट हो तो आपके लिए जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो क्या है बोलो तो एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अगर उसके ऊपर जाओगे तो कौन है बोलो, एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल। इसके ऊपर जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर जाओगे तो भगवान का घर है। इससे ज्यादा कुछ नहीं जा पाओगे। डन है। अगर इंडिविजुअल है, वेरी गुड, DRT, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, ठीक है। तुमको पता है ये 1993 में ही खुला हुआ है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, आज का थोड़ी ना है। एनसीएलटी फिर भी आज का है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 1993 का है DRT। बहुत केसेस है अभी भी पेंडिंग DRT में, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। इंडिविजुअल प्रैक्टिस जो करता है DRT में ना, खाली लाखों कमाता है। एनसीएलटी से ज़्यादा पैसा DRT में। केस चला आ रहा है, लेटे रहो आराम से, ठीक है। तो DRT, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। अगर तुम किसी को, जैसे हम बोलते हैं ना, हमसे कोई पूछता है कहाँ प्रैक्टिस करते हो, तो हम बोलते हैं NCLT DRT। कहाँ पे ही ऐसे करते हैं, मुंह बनाता है ना अजीब सा, उसको लगता पता नहीं, उसके लिए दो ही कोर्ट वो जानता है, एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट। अगर तुम वहाँ का नहीं है तो तुम्हारा कोई बुद्धि नहीं है, वो हम ही जानते हैं, हम छोड़ देते, नहीं बोलते। DRAT, डेट रिकवरी एपिलेट ट्राइब्यूनल, और वहाँ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में। फिर
ये रहा हमारा दूसरा बॉडी जिसका नाम क्या बोलिए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। स्ट्रक्चर ऑफ आईबीसी का मतलब ये हुआ बच्चा कि हम लोग आईबीसी के अंदर क्या क्या बॉडीज है जिसको हम लोग को जानना जरूरी है, और हमारा क्वेश्चन हर एक बॉडी से आ सकता है। कभी कभी हम लोग इतना मेहनत करके सब कुछ पढ़े और वो लोग साला खाली पूछ लेता है रोल ऑफ आईबीबीआई। कितना गुस्सा आता है ना कि साला आईबीबीआई पूछना था इतना पूरे बड़े कोड में, जो एकदम क्या बोलूं ना, बच्चा टाइप एथिक्स जैसा क्वेश्चन है। पढ़ा तुम लोग सब पूरा सेक्शन 7 8 निकाल के चीर फाड़ के और रोल पूछ लिया। पूछता है, ऐसा नहीं पूछता, पूछता है। और कभी कभी पूछ लेता है कि हाउ टू अप्लाई, अप्लाई का पूरा एनसीईआरटी का पूरा कितना दिन में जाना है, फिर वो कैसे वो पूरा प्रोसेस वो भी बताएगा। ठीक है, कौन बताएगा बोलो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कॉर्पोरेट्स के लिए कौन कौन है, एनसीईआरटी है ये। ठीक है, अब ये हुआ दूसरा बॉडी। अब एक और बॉडी है, मेरे पास तो जगह नहीं, तुम लोग के पास होना चाहिए, मेरे पास पूरा पेज है। एक बॉडी है, एक और स्ट्रक्चर है जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईपी बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन आपके अभी स्ट्रक्चर में दिखा आपको, आईबीबीआई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और एक क्या हो गया बोलो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। अब ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एक्चुअल में कहाँ से आते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते। देखिए, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होते हैं इनका भी ध्यान रखता कौन है, आईबीबीआई। ठीक है, ये एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवाते हैं। सर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो कौन सकता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अगर एक बार के लिए बताए, थोड़ा डीप डेप्थ में ना जाके, तो एक प्रैक्टिसिंग सीए, एक प्रैक्टिसिंग सीएस, एक प्रैक्टिसिंग सीएमए और एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, जिनका 10 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस हो। ठीक है, एग्जाम कंडक्ट होता है, आपको अप्लाई करना है और आप बन सकते हो। ठीक है, कौन कौन, एक सीए, एक सीएस, पहले खाली एडवोकेट्स थे, आराम से इसको फिर फैला दिया, सीए भी पढ़ रहा है, दैट लॉ तो सीए भी पढ़ ही रहा है ना। और एट द एंड सीए का ज्यादा काम कॉर्पोरेट्स में ही होता है। जैसे तुम लोग सीए को ले लो या सीएमए ले लो या सीएस पूरा पढ़ता है, सीएस अपने प्रोफेशनल्स में भी पूरा आईबीसी कवर कर लेता है, एडवोकेट्स भी, एकमात्र सीएस और एडवोकेट्स पूरा आईबीसी कवर करता है, लेकिन रियलिटी में पूरा सेक्शन काम नहीं आता है। हम लोग भी इतना लॉ पढ़ते हैं ना आईपीसी में, 500 के ऊपर सेक्शन, एक्चुअल में प्रोसीजर में उतना थोड़ी ना सेक्शन काम आता है, गिना चुना 25 से 30 सेक्शन काम आता है प्रैक्टिकल लाइफ में। उसी लिए सीए को भी डाला, सीएस को भी डाला और सीएमए को भी डाला विथ 10 इयर्स ऑफ व्हाट, एक्सपीरियंस। फिर बोल रहा है जो बैचलर ऑफ लॉ होता है, ये हो गया बेटा आपका लॉयर, एडवोकेट नहीं, ये कौन हो गया बोलिए, लॉयर। और बैचलर ऑफ लॉ और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में आ गया आपका एमबीए वाला भी, समझ आ रहा है। वो लोग भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए अप्लाई कर सकता है। इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए कितना बोलो, 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। समझ आ रहा है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अब हम तुमको अच्छा पहले लिख लो कौन बन सकता, ताकि आपको बेटर नॉलेज। एक सेकंड, आज का डेट क्या है बाबू, डेट क्या है आज का, have been selected for the अच्छा क्या बोले, हाँ, बैचलर ऑफ लॉ और लॉयर बेसिकली, और मैनेजमेंट कितना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बोलिए, 15 ईयर्स। और 2 जन बन सकता है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, डन है क्या। और एक 3 होता है जो कंप्लीट किया है, जो क्या क्या बोलो, कंप्लीट किया है, या फिर लिखो कंप्लीटेड, कंप्लीटेड नेशनल इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम, जो हैव कंप्लीटेड व्हाट बोलो, नेशनल इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है कौन कंडक्ट करवाता है पता है, आईबीबीआई। डन है, ठीक है। कौन कौन हुआ बोलो,
और एक होता है कंप्लीटेड, लास्ट कंप्लीटेड ग्रेजुएटेड इंसॉल्वेंसी, क्या बोलो, प्रोग्राम। ये भी कौन कंडक्ट करवाता है बोलो, IBBI। डन है। आप इसमें से ही एक बंदा क्या बन सकता है बोलो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ठीक है, अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बनते हो आपके पास अच्छा खासा अमाउंट ऑफ पैसा घुसेगा, मतलब एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है एज अ फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी। फ्यूचर में होता है ना प्रैक्टिस कर करके वांट सम सडन स्टेबिलिटीज, तो ये सब कोर्स आपको बहुत अचीवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, सो आपके लिए ये रहा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बनता ये लोग है भैया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का काम क्या है, बन तो रहे हम समझ रहे, कौन है क्या काम करेगा। मैं बोला यही लोग तो मेन आदमी हैं, यही लोग तो आएंगे इस 180 और 90 दिन के अंदर, यही लोग तो आके रिवाइव करने का पूरा कोशिश करेंगे। इन्हीं को बोला जाता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। और इनको सिचुएशन वाइज 3 नाम दिया जाता है। एक पहला दिया जाता है IRP, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। क्या बोला जाता है बोलो, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। फिर वही बन जाते हैं RP, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। और अगर रिवाइव नहीं हो पाया यही बनेंगे लिक्विडेटर। डन है अच्छी तरह से। एक बात बताइए, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कहाँ मिलेगा बाजार में, कैसे पता चलेगा? हम बोले इन लोगों का बाजार नहीं होता, इन लोग अपने आप को रजिस्टर करवाता है। क्या करवाता है? रजिस्टर। अब आप मेरे से पूछे रजिस्टर कहाँ करवाएगा, हम बोले रजिस्टर करवाने से पहले वो भी तो एक बॉडी हुआ। नंबर 1 बॉडी क्या हुआ? IBBI। नंबर 2 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। नंबर 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। नंबर 4 उसी को हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एजेंसीज। क्या बोलते बोलो? इंसॉल्वेंसी एजेंसीज या एजेंसी। ये हम समझा पा रहे हैं ना ठीक से? तुम लोग का रिएक्शन अजीब लग रहा है, क्लियर हो रहा है अच्छी तरह से? थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं हाँ, ताकि एकदम एक बार में आए। पहले वाला क्या, अभी वाला? डन है अच्छी तरह से। इसको क्या बोलते बोलो? इंसॉल्वेंसी एजेंसी। बच्चा लोग इधर हो रहा है तुम लोग का? इंसॉल्वेंसी एजेंसी। अब देखो ध्यान से, तुम लोग फाइनल में पढ़ रहे, लोग एग्जीक्यूटिव में पढ़ता है, अब फिर फाइनल में फिर पूरा पढ़ता है बेचारा लोग, अब पगला जाता है। ठीक है, मतलब इन लोगों का तुम लोग IBC 10 मार्क्स का है ना, इन लोगों को पूरा जो आएगा पूरा मिला के, मतलब और भी बहुत सारे चैप्टर मिला के इन लोगों को और है डेप्थ। ओवरव्यू बोला, ओवरव्यू है नहीं, भरा हुआ है, पता नहीं क्या होगा। एनीवेज इधर आओ, इंसॉल्वेंसी एजेंसीज। क्या है बोलो? इंसॉल्वेंसी एजेंसी। यहाँ पे आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन। अब देखो इंसॉल्वेंसी एजेंसी कहाँ से आएगा? हम बोले CA वाला लोग, CS वाला लोग और क्या बोलो CMA वाला लोग एजेंसी खोल के रखा है। ऐसा नहीं है कि एडवोकेट, ये एजेंसी है, खोला हुआ है, रजिस्ट्रेशन है। तुम CA की हो, तुम अपने आप को यहाँ भी रजिस्टर करवा सकते हो, अपने आप को यहाँ भी रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरह का सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में खोल के रखा हुआ है, जहाँ पे आप अपने आप को क्या करवाते हो? रजिस्टर। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो CA का भी एक तो अपना रजिस्ट्रेशन लिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि तुम CMA की हो तो तुम CA वाले के पास भी जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है कि CMA वाला CMA के पास ही जाएगा, CS वाला CS के पास ही जाएगा, CA वाला CA के पास जाएगा। तुमको जो एजेंसी पसंद आए तुम उसमें जाके कर सकते हो। ठीक है, हम एडवोकेट है, हम कहीं भी जाके करवा सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि तुमको CA के पास। आत्मा तो तुम्हारा CMA के पास ही जाएगा, जो कोर्स के वहीं कराएंगे, वहां क्यों जाए, वो अलग बात है ना? लेकिन हम होते तो हम तुमको बोलते CMA होने के बाद भी कहाँ जाओ? CA। नेटवर्क बढ़ेगा। एक ही जगह रह के क्या करोगे? मेंबर तो हो ही तुम वहां पे, समझ आ रहा है? एक ही जगह रह के क्या करोगे? नेटवर्किंग बढ़ाओ। डन है क्या अच्छी तरह से? तो ये इसको क्या बोलते बोलो? इंसॉल्वेंसी एजेंसी।
लास्ट जो बॉडी है, डेड बॉडी नहीं रहे, स्ट्रक्चर वाला बॉडी, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। क्या बोलते हैं बोलो? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NESL। क्या बोलते हैं बोलो? NESL, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। क्या बोलते हैं बोलो? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। क्या नाम है बोलो? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। ठीक है। अब ये नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड क्या होता है, ध्यान से समझिए। ये जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन। अब तुम एक बात बताओ, एक कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया है, उस पर अब रिवाइवल का कोशिश किया जा रहा है, तुमको तो इंफॉर्मेशन लगेगा ना। हम हॉस्पिटल में एडमिट है, कितना जन आएगा रिलेटिव देखने, बार बार पूछेगा, तो आप क्या करते? एक ही बंदा से पूछ लेते हो जो सब जानता है, जो मैनेज कर रहा है। नहीं समझे? पेशेंट को तो तुम जा जाके डेली नहीं पूछे कैसा है, ठीक है, तब ठीक है, खत्म हो जाएगा वो तुम्हारा सुन सुन के। तो तुम क्या करोगे? सपोज करो हम बीमार है और तुमको पता है मेरा सारा ये सब संभाल रही है मेरी बहन, तो तुम किसको पूछोगे? बहन को 4 बार 5 बार, सर ठीक है तो मरने वाले क्या, गंगा जल लाए क्या, ये सब तैयारी जो करना है उससे पूछोगे। डन है। उसी तरह से NECL वही इंसान है, बार बार सब जाके उस कंपनी से पूछो कैसा है, कितना हो, क्या हुआ। तुम NECL से पूछो। NECL में हम NESL में आप जाके जब पूछोगे NESL से, इसका फुल फॉर्म क्या बोले? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। तुम जब इससे NECL इसलिए निकल रहा है, पहले कॉर्पोरेट लिमिटेड था। ठीक है, ये लोग हम लोग जैसे आदमी को टॉर्चर करने के लिए बदलता रहता है नाम। ठीक है, तो हम लोग तो पगला जाएंगे बीच बीच में, कभी सर्विस कभी कॉर्पोरेट। अभी भी ड्राफ्टिंग में भी हम लोग कॉर्पोरेट लिख देते कभी कभी, तो होता है। मेरे पे डाउट नहीं करना होगा, छोटा मोटा आदमी देखो, वही तो मेरे पे पीछे पड़ा हुआ है। हाँ हाँ सही बात है। NESL क्या है बोलो? NESL, ध्यान से सुनो। ये क्या करता है? तुम अगर एक ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, तुम एक क्या हो बोलो? फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, तुम जाके अपना लॉगिन मार के चेक कर सकते हो कंपनी का क्या पोजीशन है इसके पास। इसका एक साइट है NESL साइट, मैं सब कुछ खोल के दिखा रहा हूँ। NESL भी दिखा रहा हूँ, IBBI बोर्ड भी दिखा रहे, एजेंसी का भी साइट दिखा रहे, सब दिखा के आपको पूरा इक्विप्ड भी कर दे रहे प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के साथ। डन है क्या? यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इसका नाम ही क्या पड़ गया है? इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, क्योंकि ये क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। डन है क्या? मैं आपको पूरा ABC का कोड ही बता रहा हूँ, ध्यान से समझ आए अच्छी तरह से। तो सबसे पहले मेरे को बताओ हम लोग क्या आज कहाँ से शुरू किए? आज हम लोग सबसे पहले शुरू किए इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 में आया था। सबसे पहले हम लोग सीखे कोड मतलब क्या होता है? इट इज टोटल ऑफ ऑल लॉज रिलेटेड टू व्हाट? इंसॉल्वेंसी। उसके बाद अपने क्या पढ़े? इंसॉल्वेंसी क्या है? एक तरह का सिचुएशन है जहाँ पे लायबिलिटी ज़्यादा हो जाता है एसेट से एंड यू आर नॉट एबल टू पे। इंसॉल्वेंसी वर्ड यूज करते हैं आप कॉर्पोरेट्स के लिए, और इंडिविजुअल फर्म के लिए आप क्या यूज करते हैं? बैंकरप्ट। फिर हम लोग पढ़े ये पूरा एग्जाम्पल जहाँ पे हम लोग ये सीखे कि AB लिमिटेड लोन लिया था और बैंक को एसेट दिया था, रिकवर नहीं हो पाया, तो बैंक वाला जितना भी लोग है वो क्या बन जाएगा? फाइनेंशियल क्रेडिटर। बैंक वाला अगर वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर देता है किसको? ARC को, जो रिकवरी और करवी में काम करता है। पूरा पढ़ाया था तुम लोगों को, 3 क्लास लगा था। उसी को क्या बोलते हैं? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो वो भी किस कैटेगरी में फॉलो जाता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को। अब क्या होता है? अब AB लिमिटेड राजू का भी पेमेंट क्रेडिट पे लिया था, नहीं दे पाया, तो वो क्या बन जाता है? ऑपरेशनल क्रेडिटर। वो क्या बन जाता है बोलिए? ऑपरेशनल क्रेडिटर। और एम्प्लॉय को भी अगर पेमेंट नहीं दे पा रहे, वो भी किस कैटेगरी में फॉलो जाता है? ऑपरेशनल क्रेडिटर में। अच्छा, फिर IBC कोर्ट में दो उसका मेन मुद्दा, उसमें 2 चीज है। एक क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, उसी को हम लोग बोलते हैं CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये जो 180 दिन प्लस जो 90 दिन है ना, इसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में हम लोग रिवाइव करने का कोशिश करते हैं। एक तरह से इसको हॉस्पिटल का नाम समझ लो। क्या चल रहा है उसके ऊपर? रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब तुमको पता है जो कंपनी इंसॉल्वेंसी मतलब IBC कोड में चला गया है, वो अपने वेबसाइट में बोल देगा,
वो अपने वेबसाइट में क्या करेगा, बोल देगा। मैं साहब आपको दिखाता हूँ एक बार में। डन है अच्छी तरह से। तो रिवाइव करने का कोशिश करेंगे कितना दिन में, बोलो। नहीं हो पाया तो मैक्सिमम और कितना एक्सटेंशन में, 90 डेज। जो भी करना है इसमें कर लो, मैक्सिमम 330 दिन में सब कर देना। प्रोसेस भी खत्म होना चाहिए और अगर जो डिसीजन लेना है वो क्या हो जाएगा, लिक्विडेशंस का। लिक्विडेशन आते ही अब एक नया लॉ चालू हो जाएगा। लिक्विडेशन आती क्या हो जाएगा, नया लॉ चालू हो जाएगा। और आईबीसी में ही है, उसका एक अलग फॉर्मेट है। आईबीसी दोनों लॉ प्रोवाइड करता है, इंसॉल्वेंसी का भी प्रोसेस प्रोवाइड करता है और लिक्विडेशन का भी प्रोसेस प्रोवाइड करता है। और एक चैप्टर है जो हम लोग कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है, वाइंडिंग अप। तो जब हम लोग वाइंडिंग अप पढ़ लेते हैं, हम लोगों को इंसॉल्वेंसी पता चल जाता है, लिक्विडेशन पता चल जाता है, एक सेट रेडी हो जाता है क्वेश्चंस का अच्छा खासा। हम की एक पूरा एक सेट होता है, सेट ऑफ क्वेश्चन, समझा, कनेक्टिविटी। और आप जब पढ़ लेते हो क्या बोलो, सरफेसी, तो पूरा कनेक्टिविटी आपका जुड़ जाता है। मैं वेरी गुड क्वेश्चन। वहाँ वाइंडिंग अप का दूसरा और कारण पढ़ते हैं। वाइंडिंग अप का जरूरी नहीं हमेशा इंसॉल्वेंसी ही कारण हो, वाइंडिंग अप का कारण फ्रॉड हो सकता भी है। अगर तुम महाचोर हो, ठीक है, तुम्हारा कंपनी एकदम महा चोरी कर रहा है, तो इंसॉल्वेंसी तो कभी नहीं होगा, वो चोरी ही ना करेगा, तो उसको बंद तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि एकदम पब्लिक में आफत मचा रखा है। समझ आ रहा है। वाइंडिंग अप में वो जो इंसॉल्वेंसी वाला था वो हट के खाली आ गया इसमें। समझ आ रहा है। और वाइंडिंग अप का और भी कारण होता है बाबू, बहुत कारण होता है। कंपनी है ही नहीं, जैसे ये बच्चा टोक रहा है तब से बाहर, ये जो लगा हुआ है कंपनी है, मेरा बोर्ड के देखो एक एलएलपी लिखा हुआ है ना, एग्जैक्टली देखो पॉइंट वो नहीं है, ही इज हैविंग मेनी मेनी ब्रांचेस, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी दैट मेरे को सिर्फ यहाँ ब्रांच चाहिए टू शो एवरीथिंग। मेरे को उससे मतलब नहीं है, बिना वो कुछ कॉस्टिंग के मेरे को अगर 35 दे रहा है, ये सब तुम लोग ऑन रिकॉर्ड बुलवा देता है, ठीक है। और अलग प्रॉब्लम होता है तुम लोग यार, इल्ले पौ है उन लोग कोई बात नहीं भाई, हम प्यार करते हैं तुम लोग से, है ना। इधर आओ, आईबीबीआई तुम लोग के चक्कर में ना भाई नौकरी भी जाएगा। इधर आओ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, क्वासी जुडिशियल। इसका देखो स्ट्रक्चर पढ़े। नंबर 1 क्या है, आईबीबीआई। इसका क्या काम है बोलो, रेगुलेट द मैटर रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी। और ये लोग रेगुलेट भी करते हैं और एक इंसान को, जिसका नाम क्या बोलो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ठीक है। ये इसका 3 काम होता है। एक लेजिस्लेटिव की तरह भी काम कर सकता है, एग्जीक्यूटिव की तरह भी काम कर सकता है, और क्वासी जुडिशियल की तरह भी ये काम कर सकता है। क्वासी देखियो, आप लोग इसको पूरी तरह से कोर्ट नहीं बोल सकते, फुल जैसे होता है ना, पूरी क्वासी का मतलब होता है व्हेन यू हैव स्टेटस ऑफ समथिंग व्हिच इज नॉट फुल बट यू हैव दैट स्टेटस, सो वी डिनोट इट एज अ क्वासी। तो जुडिशरी जिस तरह कोर्ट का काम क्या होता है बोलो, लॉ को प्रोटेक्ट करना, इंटरप्रेट कराना, डिसीजन देना, तो उसका भी वैसा काम है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है, थोड़ा सा है। क्वासी है, क्वासी मतलब थोड़ा वाला रिलेटेड टू क्या, थोड़ा बेसिक चीज, जैसे कि कुछ किसी पे समन करना कि तुम ऐसा क्यों किया। हो भी सकता है ना कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को रेगुलेट कर रहा है वही करप्ट निकला, वही चोर निकला, तो एक बार के लिए उसको पूछे काहे को क्या रे, समझ आ रहा है, ऐसे वो सब छोटा चीज। डन है। फिर दूसरी तरफ कौन आता है बोलो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है बेसिकली कॉर्पोरेट्स के लिए हो जाता है एनसीएलटी, एनसीएलएटी और सुप्रीम कोर्ट, और इंडिविजुअल फॉर्म्स वगैरह के लिए हो जाता है डीआरटी, डीआरएटी एंड सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद अपने पढ़े इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के बारे में, कौन कौन रहते हैं। एक सीए, सीएमए, एडवोकेट जिसका 10 years ऑफ जॉब नहीं, प्रैक्टिसिंग। ये वाला दिमाग ठीक से रखना, केस स्टडीज में पूछता है, वो जॉब में था 5 साल, वो काउंट थोड़ा ध्यान से। 10 years ऑफ प्रैक्टिस, सीओपी, ठीक है। बैचलर ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब लॉयर होना चाहिए, और या फिर मैनेजमेंट रिलेटेड भी कोई हो, लेकिन कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 15 years। मैनेजमेंट का बोलने का तो यहाँ पे एमबीए कवर हो रहा है, समझ आ रहा है अच्छी तरह से। 15 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। ओके, कंप्लीटेड नेशनल इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम, ये कोर्स होता है, ये कंप्लीट किया हो, आईबीबीआई कंडक्ट करवाता है। उसी तरह ग्रेजुएटेड इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम है, आईबीबीआई करवाता है। डन है क्या। देखिए अब यहाँ पे वो लोग कोई डिग्री नहीं मेंशन किया है, यानी कि आप जो बीकॉम को वैल्यू नहीं देते हैं ना, वो भी जा सकता है इस प्रोग्राम में। तो आपको अपना वैल्यू खुद बढ़ाना पड़ता है, रिस्पेक्ट करके कि आप क्या किए और क्या नहीं किए। डन है अच्छी तरह से। फिर ये क्या हो गया बोलो, इंसॉल्वेंसी एजेंसी। यही लोग हैं जो सेक्शन 8 की तरह रजिस्टर्ड है, और ये एजेंसी के अंदर हम लोगों को प्रोफेशनल्स आईपीआर रजिस्टर्ड मिलते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स मिलते हैं जो अपने को रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है।
जैसे हम लोग को जॉब चाहिए तो हम लोग अपने आप को कहाँ अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में करते हैं ना कि जॉब है, सर्चिंग करो, खुद को नौकरी.com, ये सब क्या क्या .com है, लिंक्डइन वगैरह, ये सब क्या है और क्या है, यही तो है। डन है क्या? ओके, अभी मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, हार मत मानो, 15 मिनट अच्छा से और पढ़ाने दो, फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा कोड, ठीक है। ये क्या है बोलो, कंपनी बोलना बे, ए लिमिटेड, ठीक है। तो ये क्या है, कंपनी है, डन है। और ये क्या मैं बोल, बैंक है, गाली नहीं देना, वही डायग्राम फिर से। बैंक क्या दिया इसको, लोन, ठीक है। और ये इसको क्या दिया बोलो, सिक्योरिटी, डन है, गिरवी पे दिया। अच्छा, अब हम सिंपल से ये बताना चाहते हैं, ये है आपका, सपोज करो एक और नाम ले लो, बाबूराव, ठंडा लग रहा है, 18 पे तो चल रहा है भाई, अब ठीक है, देख, डन है अच्छी तरह से। अब इधर देखो, सिक्योरिटी, बाहर का मौसम इतना वाहियात है ना, ना उठ पा रहा आदमी ना सो पा रहा ढंग से, ठीक है यार अजीब ही वाहियात मौसम है, ना ठीक से सो पा के एंजॉय करे ना उठ के एंजॉय कर पा रहा है, इरिटेटिंग है अलग एक लेवल का। कभी कुछ हो रहा है, अचानक से बारिश हो रहा है, फिर बंद हो रहा है, अब फिर धूप हो जा रहा है, मतलब आदमी हम डिसाइड भी नहीं कर पाए हम क्या खाए सुबह देख के मौसम में, मतलब छोड़ो। बैंक क्या दिया बोलो, लोन। अब ये बैंक जब लोन दिया तो हम क्या रखे गिरवी पे, सिक्योरिटी। इससे हम क्या लिए थे गिरवी पे बोलो, गुड्स, गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हमको खाली सब नाम करना है बेसिकली। अगर सपोज करो वो हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया कंपनी, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट डेटर। क्या बोलते बोलो, कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। इसको क्या बोलते बोलो, कॉर्पोरेट डेटर। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर। और अगर एआरसी भी हुआ वो भी किस कैटेगरी में फॉलो होगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर भी, ठीक है। बाबूराव को बोलेंगे ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है। क्या पूछ सकता है बोलो, कौन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है। द आंसर इज तीनों जा सकता है। अपने आप को भी इंसान इंसॉल्वेंट बोल सकता है। कॉर्पोरेटर खुद जाके बोलता है एनसीएलटी को, भिखमंगा डिक्लेयर करो, हम भिखमंगा हो चुके हैं, मेरे को डिक्लेयर करो। इन लोग मेरे को माथा दर्द करेगा, इससे अच्छा तुम पहले ही मेरे को क्या कर दो, डिक्लेयर कर दो, ठीक है। तुम लोग बोलते हैं गरीब आदमी है हम, वैसे ही, डन है। दूसरा, फाइनेंशियल क्रेडिटर जाके बोल देगा इसको लो, ये पूरा गरीब है, भिखमंगा है, ठीक है। या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर बोल देगा ये भिखमंगा है, ठीक है। पॉइंट क्या है ना, वो बोला कॉर्पोरेटर तब भी ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर बोला तब भी ठीक है। ऑपरेशनल क्रेडिटर का बोलना भी खुद का ही नुकसान करना होता है, क्योंकि अभी तुमको पता चलेगा वो बोल के भी। अब सुनो, अब एक प्रोसेस सिखाते हैं, बोल दिया। अब सपोज करो हम एग्जाम्पल पे ले लेते हैं कि कोर्ट कौन गया बोलो, बैंक। बैंक को क्या मानते हैं हम लोग, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है, बैंक ही गया। बैंक जब गया कोर्ट, कॉर्पोरेट है तो कौन सा कोर्ट जाएगा, वेरी गुड, एनसीएलटी के पास जाएगा, है कि नहीं। अब एनसीएलटी आंख बंद करके नहीं बोलेगा बंद करो, केस होगा, हियरिंग होगा, सब कुछ होगा, और एनसीएलटी एक जजमेंट पास करेगा, एक जजमेंट पास करेगा, ठीक है। जजमेंट में बोलेगा स्टार्ट द रेजोल्यूशन प्रोसेस, स्टार्ट द रेजोल्यूशन प्रोसेस। जिस दिन ये स्टार्ट बोला वहां से 180 केस करते 180 है तेरे दिन, ऐसा नहीं है, समझ आ रहा है। स्टार्ट द रेजोल्यूशन प्रोसेस, रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर दो, डन है क्या। हम इसको टेक्निकल टर्म में सिखाएंगे, इनिशिएशन डेट्स होते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं, कमेंसमेंट डेट होते हैं, ये सब वर्ड्स है, लेकिन अभी के लिए एक बार ओवरव्यू ले लो। इसको क्या बोलते हैं बोलो, स्टार्ट द रेजोल्यूशन प्रोसेस, रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करो। अब रेजोल्यूशन प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होते ही सबसे पहला काम जो रहता है वो रहता है अपॉइंटमेंट।
क्या होता है बोलो? अपॉइंटमेंट होता है। आप पूछेंगे भैया किसका अपॉइंटमेंट बोलता है? अब होता है अपॉइंटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, अपॉइंटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। अब इन लोगों का स्टेज होता है बेटा, इन लोगों को क्या होता है? स्टेजेस होता है। सबसे पहले इसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल में एक बंदा आता है जिसको हम लोग अपॉइंट करते हैं, जिसका नाम है मिस्टर अश्विन नाम है, और एक बार के लिए इनको बोला जाएगा IRP। क्या बोला जाएगा? IRP। इंट्री मतलब इनिशिएशन, पहला। समझ आ रहा है? जैसे इंटरिम डिविडेंड सुने हो कि डिविडेंड पहले दे देना, ठीक है? उसी तरह से इसको क्या बोला जाएगा? इंटरिम रेजोल्यूशन क्या बोला जाएगा? प्रोफेशनल। ठीक है, पक्का? अब ये आया अच्छी तरह से। अब तुमको पता है इसको टाइम दिया जाएगा कितना दिन? ये 30 दिन का मेहमान है। इस 30 दिन के अंदर इसका जो सबसे फर्स्ट टास्क है वो ये है, फॉर्म कमिटी ऑफ क्रेडिटर, COC फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा बोलो? COC, कमिटी ऑफ क्रेडिटर। सर ये क्या होता है? कमिटी ऑफ क्रेडिटर, जैसे कल आप पढ़े, सरफेसी पढ़ रहे थे ना, जिसमें आप ये पढ़े थे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या बैंक टेक ओवर कर लेता है मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। उसी तरह से अब इस कंपनी का कमिटी बनेगा जिसका नाम क्या रहेगा? कमिटी ऑफ क्रेडिटर, और ये लोग टेक ओवर कर लेगा पूरा। ठीक है, मतलब जितना भी शेयर होल्डर का डिसीजंस सारा नल एंड वॉइड। अब सारा इस कंपनी में डिसीजन कौन लेगा? COC। समझ आ रहा है? COC कैसे डिसीजन लेगा? वोट करके, रेजोल्यूशन पास करके। रेजोल्यूशन कैसे पास करेगा? इसका परसेंटेज है। 51% वोट मांग सकता है कभी कभी, 66% वोट मांग सकता है फेवर में, 75% वोट मांग सकता है कभी कभी, और लास्ट होता है जो अभी चेंज हुआ है, दैट इज 90% मांग सकता है। डन है अच्छी तरह से? कितना मांग सकता है, क्या क्या परसेंटेज मांग सकता है? कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा कब 51 चाहिए, कब 66 चाहिए। जैसे कंपनी लॉ में लिखा रहता है ना, कब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, कब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। उसी तरह यहां पे भी लिखा रहेगा कि कब कमिटी को 51 रेजोल्यूशन, मतलब 51% वोट इन फेवर होना चाहिए, कब 66, कब 75 और कब 90। लेकिन हम तुमको सच बताते हैं, ज्यादातर चलता क्या है बोलो तो 66। जैसे कंपनी लॉ में OR था लेकिन उतना नहीं था जितना SR था, उसी तरह ज्यादातर क्या चलता है बोलो? 66%। तो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का बेटा काम ही है, पहला टास्क है क्या करना? फॉर्म करना कमिटी ऑफ क्रेडिटर, और उन लोगों का फर्स्ट मीटिंग कर लेना। कमिटी बना के क्या कर लेना? मीटिंग कर लेना। नहीं समझा? ये हम समझा पा रहे हैं तुम लोग को? इसको क्या बना देना बोलो ना? कमिटी ऑफ क्रेडिटर, फर्स्ट मीटिंग। डन है, फर्स्ट मीटिंग हुआ। अब सुनो, ये होते ही अब क्या होगा? फॉर्म हुआ, मीटिंग हुआ, कमिटी ऑफ क्रेडिटर बना। अब कमिटी बनते ही, सब होते ही, अब हम लोग काम करने लगते हैं रेजोल्यूशन प्लान पे। किस पे? रेजोल्यूशन प्लान। रेजोल्यूशन प्लान क्या होता है? प्लान टू रिवाइव कंपनी। समझ आ रहा है? अब मिस्टर अश्विन चला जाता है, मतलब चला नहीं जाता है, अब तुमको अगर अश्विन अच्छा लग रहा है तो यही बन जाता है RP, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये ही बन सकता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, लेकिन आफ्टर 30 डेज इसको बोला जाएगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अगर आप बनाना चाहते हो किसको बोलो? अश्विन को बना लो, या फिर तुम अदर पर्सन को भी बना सकते हो। नहीं समझा? तुम अदर पर्सन को भी क्या कर सकते हो बोलो? बना सकते हो। डन है अच्छी तरह से? अब सुनो, एक बार ध्यान से सुनो, 180 दिन यहां से नहीं मिलेगा, 30 दिन मिल चुका है, 30 दिन मिल चुका है, तो और कितना दिन यहां मिलेगा?
150 डेज। इसको कितना मिलेगा? 150 डेज। अब रेजोल्यूशन प्लान्स आएगा 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 आएगा। सपोज करो रेजोल्यूशन प्लान आया, ठीक है, क्या आया बोलो, क्या आया बोलो? रेजोल्यूशन प्लान। ये जो रेजोल्यूशन प्लान आया ना, ठीक है, हम इसको ठीक से लिख दें ना तो साला रेजोल्यूशन प्रोफेशनल समझ लेगा, कम तो है नहीं तुम लोग भी। रेनबो बन गया पूरा। ये रेजोल्यूशन क्या है बोलो? प्लान। प्लान लाके खुद में खुश नहीं होना है। इस रेजोल्यूशन प्लान को सबसे पहले, अब सपोज करो रेजोल्यूशन प्लान आया, कोई भी लाया, छोड़ दो कौन लाया, कोई भी लाया, तो सबसे पहले ये रेजोल्यूशन प्लान ले जाएंगे किसके पास? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास। पहले वो अप्रूव करेगा कि प्लान ठीक है, रिवाइव हो जाएगा इससे, ठीक है। फिर दूसरा अप्रूवल कौन करेगा? COC। फिर तीसरा अप्रूवल कौन करेगा? NCLT। तब जाके रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट होगा। डन है क्या? रेजोल्यूशन प्लान, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं है रेजोल्यूशन प्लान कोई, मतलब कोई भी ला सकता है, कंपनी खुद से ला सकता है, जो कॉर्पोरेट डेटर है खुद ही, अरे अरे सुन मेरे को याद है एक पैसा निकल रहा है, ये भी कर सकता है। या फिर अब सपोज करो टाटा का सपोज करो इंसॉल्वेंसी चला गया, जाएगा नहीं, मान लो चला गया, तुरंत मुकेश मोटा भाई टेक ओवर करेगा उसको, तुरंत बोलेगा अरे जो है हम देंगे। जैसे इंडिगो एक एग्जांपल दे रहे, बस लॉस में भयंकर जा रहा था, बहुत बड़े बड़े कंपनीज उसको क्या करते, वापस उठाए। समझ आ रहा है? अपना जैसे एयर इंडिया फ्लाइट जो गवर्नमेंट बॉडी में था, अभी उसको कौन रिकवर किया? टाटा लिया। समझ आ रहा है? तो क्या हुआ? टेक ओवर बोलते हैं उसको। इसका भी लॉ पढ़ेंगे, टेक ओवर। क्या पढ़ेंगे? टेक ओवर, जिसको आप लोग कभी कभी कंपनी लॉ के भाषा में बोलते हो अमलगमेशन ऑफ कंपनी। वो तो आप अकाउंट्स करते थे ना, आज उसका लॉ पढ़ोगे। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? आज मतलब आने वाला सब लॉ, थोड़ा सा लॉ स्टैंडर्ड लॉ है, पहले वाला लॉ नहीं है, थोड़ा स्टैंडर्ड है, इसमें वर्ड्स बहुत ज़्यादा हेवी है, ठीक है। तो जितना भी लॉ है ना तुम लोगों का, जैसे बोर्ड मीटिंग, अमलगमेशन, ये सब स्टैंडर्ड्स है अच्छा खासा। डन है क्या? रेजोल्यूशन प्लान लाया। अब रेजोल्यूशन प्लान सबसे पहले कौन देखेगा? प्रोफेशनल, फिर COC। NCLT एक पापड़ी चाट है, NCLT के पास जब आएगा ना तो हम जैसे बोले, योर ऑनर रेजोल्यूशन प्लान हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एंड आल्सो हैव बीन अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। योर ऑनर प्लीज अप्रूव दिस प्लान इन फ्रंट व्हिच वी हैव प्रेजेंटेड टुवर्ड्स यू। वो पूछेगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको बुलाओ, ऐसा ही लग रहा है तो तेरे को, ठीक है चल अप्रूव्ड। ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता NCLT, क्योंकि जिसको पैसा लेना वो अप्रूव कर, हमको क्या लेना देना। समझ आ रहा है? लेकिन कभी कभी उसको डाउट होता है तो वो पूछता है। देखो ये सब कोर्ट में जब केस होता है ना IBC का, तो भी तुमको हम और एक फ्यूचर बता दे रहे, विद इन 2 years IBC केस का अलग से कोर्ट बन जाएगा, अलग से IBC कोर्ट चलेगा। जिस तरह NCLT DRT है उस तरह से IBC मैटर ही अलग से चलेगा, NCLT को नहीं देगा। बहुत ओवरबर्डन हो गए IBC का केस ले लेके। IBC का केस इतना, पहले 10,000 भी तुम पेमेंट निकल, कोई भी केस कर सकता था, उसको बढ़ा के बाद में 1 करोड़ का लिमिट में लाया, ठीक है, 1 करोड़, इतना हाफत है। अब सुनो ध्यान से, रेजोल्यूशन प्लान लाया, ठीक है, अप्रूव करना करो, नहीं करना है मत करो। अप्रूव नहीं हुआ, सारा टाइम निकल गया, ठीक है। अब यही RP अब क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बोलो? लिक्विडेटर। आइदर तुम उसको बना लो या किसी और को भी बना सकते हो। अब यही बन जाएगा क्या बोलो? लिक्विडेटर। अब जब ये लिक्विडेटर बना और ये प्रोसेस चालू करेगा किसका बोलो तो? लिक्विडेशन का। अब लिक्विडेशन एक अलग प्रोसेस है, उसका अलग टाइम लगता है बाबू। रिलायंस जैसा बड़ा कंपनी को तुम अगर लिक्विडेट करोगे आराम से 3.5 से 4 साल लग जाएगा, इतना कुछ है उसका। समझ आ रहा है? कंपनी पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑर्डर पास हो गया लिक्विडेशन का तो लिक्विडेशन डन है अच्छी तरह से। सो दिस इज ऑल अबाउट ओवरव्यू ऑफ IBC कोड। समझ आ रहा है? लिक्विडेशन करना नहीं है, ऑर्डर दे देना है। हाँ 330 दिन में सारा जजमेंट आ जाएगा।
इसीलिए इसको एक्सपीडियस बोलते हैं। एक्सपीडियस मतलब फास्ट। डन है अच्छी तरह से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।